हेलो डियर स्टूडेंट, पॉलिटी विद सेवाएं में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम मध्य प्रदेश वर्ग 3 चयन परीक्षा के नए सिलेबस के अनुसार यूनिट 19 के अंतर्गत संघीय कार्यपालिका के बारे में अध्ययन करेंगे और इसमें भी विशेष रूप से राष्ट्रपति के बारे में अध्ययन करेंगे। ये जो टॉपिक है राष्ट्रपति का, ये संविधान के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें प्रश्न आने की संभावना बहुत अधिक होती है, चाहे वो मध्य प्रदेश एक परीक्षा हो, वर्ग 3 हो, वर्ग 2 हो, वर्ग 1 हो या अन्य कोई परीक्षा, एमपी पुलिस हो, एमपीएसआई हो या अन्य राज्यों के भी जो पेपर है, यूपी में है टीजीटी, पीजीटी या यूपी पुलिस, एसआई, जहां भी संविधान सिलेबस में है वहां ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका संविधान में इसका उल्लेख है भाग 5 अनुच्छेद आर्टिकल 52 से 78 तक संघीय कार्यपालिका का उल्लेख है। अब इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कौन होता है, राष्ट्रपति पद पर बनने के लिए क्या निर्धारित योग्यता होनी चाहिए, राष्ट्रपति के क्या अधिकार होते हैं, इन सब बातों को हम इस वीडियो में समझेंगे। राष्ट्रपति आर्टिकल 52 के अंतर्गत राष्ट्रपति का प्रावधान है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होता है। देश का संवैधानिक प्रमुख होता है और भारत का प्रथम नागरिक, भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। अनुच्छेद 53 आर्टिकल 53 में है कि कार्यपालिका संबंधी समस्त शक्ति भारतीय संघ की कार्यपालिका संबंधी समस्त शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी। राष्ट्रपति में निहित होंगी। अनुच्छेद 54 में प्रावधान है, आर्टिकल 54 में प्रावधान है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल की कौन व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में मत डालने के योग्य है। निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होने वाले सदस्य हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। यहाँ जो शब्द लिखा है निर्वाचित, इससे आशय है कि जो अन्य सदस्य होते हैं, संसद के जो मनोनीत सदस्य होते हैं, वो राष्ट्रपति के चुनाव में सम्मिलित नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको राष्ट्रपति के द्वारा ही मनोनीत किया जाता है। इसलिए चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए उन सदस्यों को सम्मिलित नहीं किया जाता। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केवल संसद के दोनों सदनों के कौन से निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं। ऐसे ही राज्य विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। इसके साथ ही जो संघ राज्य क्षेत्र है, संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली और पुदुचेरी, जहां पर अपनी विधानसभाएं, दिल्ली व पुदुचेरी दो ऐसे संघ राज्य क्षेत्र हैं जहां पे अपनी विधानसभा है, विधायिका है वहां पे। तो इन विधानसभाओं के, दिल्ली पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं और जो संघ राज्य क्षेत्र, यूनियन टेरिटरीज हैं, दिल्ली और पुदुचेरी, यहाँ के भी केवल निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव। कहीं भी मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में सम्मिलित नहीं होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो प्रत्याशी खड़ा होता है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए 50
प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक आवश्यक होते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि चुनाव के लिए जो गंभीर प्रत्याशी हैं वही मैदान में आए। आर्टिकल 55 में है अनुच्छेद 55। आर्टिकल 55 अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति या निर्वाचन का तरीका। निर्वाचन की रीति आर्टिकल 55 में है। विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या को उस राज्य की जनसंख्या को राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों तथा 1000 के गुणनफल से प्राप्त संख्या द्वारा भाग देने से प्राप्त होती है। मतलब जो एक विधायक होता है, एक सांसद होता है, उसके मत का मूल्य क्या होता है? एक विधायक के मत का मूल्य कितना होगा? इसके लिए एक फॉर्मूला है, राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या अपॉन राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित, राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य इंटू 1/1000। ये जो फॉर्मूला है वो है एक विधायक के मत का मूल्य निकालने का। अब है एक सांसद के मत का मूल्य क्या होगा? एक सांसद के मत का मूल्य, एक सांसद के मत का मूल्य क्या होगा? इसके लिए फॉर्मूला है सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य, सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य, सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य अपॉन संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या, संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या। यह जो फॉर्मूला है यह एक सांसद के मत का मूल्य निकालने का फॉर्मूला है। इसके बाद आता है कोटा, क्योंकि राष्ट्रपति का जो चुनाव है, राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए मतों का एक निश्चित भाग प्राप्त करना होता है, जिसे कोटा कहते हैं। अब कोटा निकालते कैसे हैं कि क्या एक निश्चित कोटा होना चाहिए किसी उम्मीदवार की जीत घोषित करने के लिए? तो उसके लिए फॉर्मूला है कुल वैध मत, कुल वैध मत यानी कितने कुल वैध मत डाले गए, कुल वैध मत अपॉन कुल पद, कुल पद प्लस 1 और इन सबका प्लस 1। ये जो फॉर्मूला है वो कोटा निकालने का है कि कितने मत किसी उम्मीदवार के लिए आवश्यक है जीतने के लिए। अगर एक बार में निर्धारित कोटा प्राप्त नहीं हो पाता है किसी भी उम्मीदवार को, तो मतों की गणना दोबारा से की जाती है और जो जिसके मत सबसे कम प्राप्त होते हैं उसको गणना से बाहर कर दिया जाता है और उसके मतों को अन्य उम्मीदवारों की जो दूसरी वरीयता होती है उसमें जोड़ दिया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जो विवाद है, चुनाव संबंधी विवाद कहाँ सुलझाए जाते हैं? चुनाव संबंधी विवाद उच्चतम न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में सुलझाए जाते हैं। राष्ट्रपति की पदावधि, राष्ट्रपति की पदावधि, पद की अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष होती है। राष्ट्रपति किसी भी समय अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। किसी भी समय अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपकर पद त्याग सकता है। और राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है, अगर समय से पूर्व राष्ट्रपति को हटाया जाना है, उसके कार्यकाल से पूर्व हटाने की प्रक्रिया वो महाभियोग कहलाती है, महाभियोग।
महाभियोग तभी लगाया जाता है जब राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन किया गया हो। संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन अगर किया गया हो तभी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। महाभियोग के लिए जो अनुच्छेद है जिसमें महाभियोग का वर्णन है वो है आर्टिकल 61। अनुच्छेद 61 में महाभियोग का वर्णन है। अब राष्ट्रपति पद के लिए अहर्ताएं क्या होती हैं? अहर्ताएं, कौन व्यक्ति राष्ट्रपति बनने के योग्य है? अहर्ताएं हैं कि वह भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। सेकंड है 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। नेक्स्ट है लोकसभा का सदस्य, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और इसके साथ ही है कि किसी भी लाभ के पद पर ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। यह है राष्ट्रपति के पद की अहर्ताएं हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है उसकी प्रक्रिया। राष्ट्रपति पर महाभियोग, महाभियोग का वर्णन आर्टिकल 61 में है, 61 में है। महाभियोग की प्रक्रिया कब लगाई जाती है? संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन के आधार पर तभी महाभियोग लगाया जा सकता है। संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन के आधार पर महाभियोग के लिए राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व लिखित सूचना देनी पड़ती है, 14 दिन पूर्व लिखित सूचना देनी पड़ती है और जिस पर कितना 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होनी चाहिए, 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होनी चाहिए। संसद के जिस सदन में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया जाता है, प्रथम सदन जिसमें प्रस्ताव पेश किया जाता है वहां पर 2/3 बहुमत से 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए प्रस्ताव, 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। उसके बाद कहां जाएगा? द्वितीय सदन में जाएगा, द्वितीय सदन में जाएगा प्रस्ताव और दूसरे सदन में जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों की जांच की जाएगी, आरोपों की जांच की जाएगी द्वितीय सदन में और जांच के बाद अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो वहां भी प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होगा, 2/3 बहुमत से पारित। सिद्ध होने पर, आरोप सिद्ध होने पर, आरोप सिद्ध होने पर प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होगा और तब महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जाएगी और उसी तिथि से राष्ट्रपति को पदत्याग करना होगा। उसी तिथि से जिस दिन ये पारित हो जाएगा राष्ट्रपति को पद त्याग करना होगा। नेक्स्ट है अगर राष्ट्रपति की जो पदावधि है वो 5 वर्ष की समाप्ति हो चुकी है और उसके उपरांत पद रिक्त हुआ है तो ऐसी अवधि में क्या है? निर्वाचन कार्यकाल पूर्ण होने पर पद रिक्ति में क्या है कि ऐसे में क्या होता है, कार्यकाल पूरा होने से पूर्व ही पदावधि समाप्ति से पहले ही चुनाव करा लिया जाता है। पदावधि समाप्ति से पूर्व ही चुनाव करा लिए जाते हैं जिससे कि जिस तिथि को राष्ट्रपति की पदावधि समाप्त हो रही है उसी समय दूसरे राष्ट्रपति पद पर आ जाते हैं और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि राज अंतराल ना होने पाए,
इसलिए राष्ट्रपति की पदावधि समाप्त होने से पूर्व ही चुनाव करा लिए जाते हैं। और अगर ऐसा होता है कि राष्ट्रपति की पदावधि समाप्त हो गई है, फिर भी वह तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि कोई जो दूसरा उत्तराधिकारी है उसका वो पद धारण नहीं कर लेता। नेक्स्ट है, अगर जो रिक्ति है, पद रिक्ति, पद रिक्ति अगर होती है मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने से, अगर पद से हटाए जाने से अगर पद रिक्ति होती है तो ऐसी स्थिति में शीघ्र निर्वाचन होता है और प्रत्येक दशा में 6 माह से पूर्व रिक्ति भर दी जाएगी। प्रत्येक दशा में, प्रत्येक दशा में 6 माह, प्रत्येक दशा में 6 माह की अवधि में पद पर नियुक्ति हो जाएगी। प्रत्येक दशा में, चाहे मृत्यु की दशा हो, पद त्याग की दशा हो, पद से हटाए जाने की दशा हो, 6 माह की अवधि के अंदर ही पद पर नियुक्ति हो जाएगी। अब है राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्य। राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्य, इसमें पहला है नियुक्ति संबंधी अधिकार। नियुक्ति संबंधी अधिकार, राष्ट्रपति किन किन की नियुक्ति करता है? प्रधानमंत्री की, प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य आयुक्त, इनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके साथ ही राज्य के राज्यपाल, राज्यपाल, उपराज्यपाल, राज्यपाल, उपराज्यपाल एवं प्रशासक की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तथा वित्त आयोग, वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के अंतर्गत जो वित्त आयोग का गठन है उसके अध्यक्ष, अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके साथ ही जो संघीय क्षेत्रों के मुख्य आयुक्त होते हैं, भाषा आयोग के सदस्य हैं, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य, भारत के राजदूत, अन्य राजनयिक, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट देने वाला जो आयोग होता है, इन सभी की नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं। इसके बाद है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां, विधायी शक्तियों में है संसद के सत्र को आहूत करना, सत्रावसान करना। संसद के सत्र को, संसद के सत्र को आहूत करना या बुलाना, संसद के सत्र को बुलाना, समाप्त करना संसद का सत्र, लोकसभा को भंग करना, लोकसभा को भंग करना, संसद के एक सदन या एक साथ सम्मिलित रूप से दोनों सदन में अभिभाषण करने की शक्ति, सदनों में
अभिभाषण करने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है। लोकसभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात जो प्रथम सत्र होता है, प्रथम सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति सम्मिलित रूप से संसद में अभिभाषण करता है। इसके बाद संसद में पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के उपरांत ही कानून बनते हैं। राष्ट्रपति के अनुमोदन के उपरांत ही कानून बनते हैं। कुछ ऐसे विधेयक होते हैं, कुछ विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति द्वारा ही सदन में पेश किए जाते हैं। अनुमति द्वारा ही सदन में पेश किए जाते हैं। जैसे नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं, नामों में परिवर्तन, धन विधेयक हुआ, संचित निधि से व्यय करने वाले विधेयक आदि। इन पे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। पूर्व अनुमति लेने के उपरांत ही इन विधेयकों को सदन में पेश किया जाता है। जबकि जो सामान्य विधेयक होते हैं वो पहले संसद में पेश किए जाते हैं, एक सदन में पास हो जाते हैं, उसके उपरांत दूसरे सदन में प्रस्तुत किए जाते हैं। जब दूसरे सदन में भी पास हो जाते हैं तब राष्ट्रपति के पास अनुमोदन हेतु आते हैं। इसके अलावा है राष्ट्रपति को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार। यह जो संयुक्त बैठक है किस अनुच्छेद के तहत बुलाई जाती है? अनुच्छेद 108, आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त बैठक का प्रावधान है। नेक्स्ट है सदस्यों का मनोनयन करने का अधिकार। संसद में राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को, 12 व्यक्तियों को, ऐसे व्यक्ति जो कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान तथा सामाजिक कार्यों का विशिष्ट अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति, 12 सदस्यों को। इसका प्रावधान है आर्टिकल 83 में, 80 सब क्लॉज 3। नेक्स्ट जो शक्ति है राष्ट्रपति की वह है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। इसके तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश कब जारी कर सकता है? अध्यादेश कब जारी करेगा? जब संसद का सत्र ना चल रहा हो। संसद का सत्र ना चल रहा हो तब अध्यादेश जारी कर सकता है। समयावधि क्या रहती है अध्यादेश की? राष्ट्रपति के अध्यादेश की समयावधि रहती है संसद का सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह तक इसकी समयावधि रहती है। अगर इस समयावधि में संसद इसको पास कर देती है तो कानून बन जाता है, और अगर पास नहीं करती है तो यह अध्यादेश समाप्त हो जाता है। इसमें राष्ट्रपति राज्य सूची के विषय पर
अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। और जब दोनों सदन, संसद के दोनों सदन सत्र में हो, तब भी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति में है, धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक हेतु राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति। आकस्मिक निधि का प्रयोग किसी राष्ट्रपति आकस्मिक निधि का प्रयोग कर सकता है किसी अप्रत्याशित स्थिति के लिए। आकस्मिक निधि का प्रयोग कर सकता है। वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट। बजट संसद के समक्ष रखवाता है। संसद के समक्ष बजट संसद के समक्ष रखवाता है। अनुदान की कोई भी मांग, अनुदान की कोई भी मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्ति इसके तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है। आर्टिकल 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है। राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति को क्या कर सकता है? क्षमा कर सकता है, अर्थात दंडादेश का निलंबन, प्राणदंड स्थगन, राहत और माफी प्रदान कर सकता है। इसके अंतर्गत सैन्य न्यायालय से दंडित व्यक्ति को भी माफ कर सकता है और वे सारे दंड जिसका स्वरूप मृत्युदंड हो उसके तहत सजा पाए व्यक्ति को क्षमादान करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। क्षमादान की शक्ति के तहत राष्ट्रपति निम्न प्रकार से दंडित व्यक्तियों को क्षमा कर सकता है। पहला है संघीय विधि के विरुद्ध दंडित व्यक्ति। संघीय विधि के विरुद्ध दंडित व्यक्ति। दूसरा है सैन्य न्यायालय द्वारा दंडित व्यक्ति। तीसरा है मृत्युदंड पाया हुआ व्यक्ति। इनको क्षमादान करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। अब राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है, क्षमादान की जो शक्ति है वो चार तरह से है। पहला है इसमें लघुकरण। लघुकरण लघुकरण के अंतर्गत है सजा की प्रकृति को बदलना। सजा की प्रकृति को बदलना, जैसे मृत्युदंड को कठोर कारावास। मृत्युदंड को बदल दिया कठोर कारावास। नेक्स्ट है परिहार। परिहार के अंतर्गत सजा की मात्रा को बदलना। सजा की मात्रा बदली जाती है, मात्रा को बदलना। जैसे
2 वर्ष की जगह पे 1 वर्ष कर दिया गया हो, 1 वर्ष। दंड की परिहार में क्या है, सजा की मात्रा बदल दी जाती है। 5 वर्ष है तो 5 वर्ष की जगह 3 वर्ष हो जाएगी, लेकिन जो प्रकृति है उसकी वो नहीं बदलेगी, कठोरता है जो सजा की वह नहीं बदलेगी। नेक्स्ट है विराम। विराम में है विशेष परिस्थितियों की वजह से सजा कम करना। विशेष परिस्थिति की वजह से सजा कम करना, जैसे दिव्यांगता या गर्भावस्था। नेक्स्ट है प्रविलंबन। प्रविलंबन इसके अंतर्गत किसी दंड को कुछ समय के लिए टालना। किसी दंड को कुछ समय के लिए टालना, यह प्रविलंबन में आता है। जैसे कुछ समय के लिए फांसी को टालना, फांसी टालना। नेक्स्ट है इसमें क्षमा। क्षमा के अंतर्गत है पूर्णतः माफ कर देना, पूर्णतः माफ कर देना। इसके अंतर्गत ऐसे क्षमा कर दिया जाता है जैसे कोई अपराध कभी हुआ ही नहीं। जिस तरह से आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है, वैसे ही आर्टिकल 161 में, आर्टिकल 161 में राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। लेकिन जो मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार है वह केवल राष्ट्रपति के पास है। राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है वीटो शक्ति। वीटो शक्ति, राष्ट्रपति के पास जो वीटो पावर है वह संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 111 के अंतर्गत जब कोई विधेयक, जब विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है, जब विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है तो 3 विकल्प होते हैं राष्ट्रपति के पास। 3 विकल्प होते हैं राष्ट्रपति के पास। कौन कौन से 3 विकल्प होते हैं? पहला हो गया सहमति, दूसरा हो गया सहमति सुरक्षित रख ले, तीसरा है पुनर्विचार के लिए लौटा दे, पुनर्विचार के लिए लौटा दे। लेकिन इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, धन विधेयक को छोड़कर। क्योंकि धन विधेयक जब संसद में किसी भी धन विधेयक का एक विशेषता और है, धन विधेयक केवल लोकसभा में लाया जाता है सबसे पहले। तो धन विधेयक जब संसद में लाया जाता है उससे पहले ही राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है, इसलिए बाद में राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। अन्य जो सामान्य विधेयक है उन्हें पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। लेकिन अगर संसद विधेयक में संशोधन करके या बिना संशोधन किए पुनः राष्ट्रपति के पास विधेयक भेजती है, तब ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को सहमति देनी ही पड़ेगी। सहमति देने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। अब जो विकल्प है सहमति को सुरक्षित रखने का विकल्प, सहमति को सुरक्षित रखने का विकल्प है, यही वीटो पावर कहलाता है। अब जो वीटो है, वीटो वीटो 4 तरह के होते हैं। वीटो पावर 4 तरह के होते हैं। पहला है एब्सोल्यूट वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, या इसको बोलते हैं आत्यंतिक वीटो, एब्सोल्यूट वीटो या आत्यंतिक वीटो। इसके अंतर्गत जब गैर सरकारी विधेयकों के विधेयक, इसके अंतर्गत किन विधेयकों को, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक या
सरकारी विधेयक, सरकारी विधेयक, सरकारी विधेयक लेकिन कब? जब मंत्रिमंडल त्यागपत्र देते, जब मंत्रिमंडल त्यागपत्र या दूसरा मंत्रिमंडल अस्तित्व में आ जाए, या दूसरा मंत्रिमंडल अस्तित्व में आ जाए, ऐसी स्थिति में सरकारी विधेयकों को और गैर सरकारी विधेयकों पे एब्सोल्यूट वीटो, अत्यंतिक वीटो शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। नेक्स्ट है क्वालिफाइड वीटो। क्वालिफाइड वीटो, इसको विशेषित वीटो बोलते हैं, विशेषित वीटो। इसके अंतर्गत कोई भी वीटो विशेषित तब होता है जब विधायिका के असाधारण बहुमत से उसका अध्यारोहण किया जा सके। विधायिका के असाधारण बहुमत से उसका अध्यारोहण, उसका अध्यारोहण या ओवरराइड, ओवरराइड हो सके। यह जो वीटो होता है, यह अमेरिका में, अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग किया जाता है। कहाँ प्रयोग किया जाता है? अमेरिका। भारत के राष्ट्रपति द्वारा इसका प्रयोग नहीं किया जाता। भारत में प्रयोग नहीं किया जाता। कौन सा वीटो? क्वालिफाइड वीटो का। इसके बाद आता है निलंबनकारी वीटो या जेबी वीटो। निलंबनकारी वीटो या सस्पेंसिव वीटो, इसके तहत है राष्ट्रपति संविधान संशोधन, संविधान संशोधन एवं धन विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयकों को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। किंतु अगर संसद बिना संशोधन किए या कुछ संशोधन करके पुनः राष्ट्रपति के पास भेजती है, तब फिर राष्ट्रपति को इस पर अपनी सहमति देनी ही पड़ेगी, बाध्य है राष्ट्रपति फिर सहमति देने के लिए। नेक्स्ट है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो, इसको जेबी वीटो भी कहते हैं। इसके तहत जब राष्ट्रपति विधेयक को अपने पास ही रखे या सहमति असहमति कुछ भी ना दे, ऐसी स्थिति में पॉकेट वीटो का इस्तेमाल होता है। सहमति या असहमति, सहमति असहमति कुछ ना दे, उस स्थिति में जेबी वीटो का इस्तेमाल होता है। अमेरिका में राष्ट्रपति किसी विधेयक को 10 दिन के लिए रोक सकता है। विधेयक पर सहमति देने के लिए 10 दिन का समय होता है, 10 दिन का समय होता है। किंतु भारत के राष्ट्रपति के लिए भारत में समय का कोई प्रावधान नहीं है, समय का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अनिश्चित काल के लिए विधेयक को अपने पास रख सकता है और इसी को जेबी वीटो कहते हैं। इसका सबसे पहले जो प्रयोग है 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, इनके द्वारा पेप्सू, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, पेप्सू विधेयक पर आत्यांतिक वीटो का प्रयोग किया।
आत्यंतिक वीटो का प्रयोग किया। 1991 में आर वेंकट रमन द्वारा संसद सदस्यों के वेतन भत्ते एवं पेंशन विधेयक पर आत्यंतिक वीटो का प्रयोग किया गया। 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संदर्भ में भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संदर्भ में पॉकेट वीटो या जेबी वीटो का प्रयोग किया गया 1986 में। अब राज्य विधायिका के संदर्भ में राष्ट्रपति की वीटो शक्ति क्या है? जब कोई विधेयक राज्यपाल के पास अनुमति के लिए आता है, विधेयक पर राज्यपाल की अनुमति, आर्टिकल 200। तो राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते थे और राज्यपाल के पास 4 विकल्प होते हैं। पहला है सहमति दे दे, दूसरा है पुनर्विचार, दूसरा है पुनर्विचार, तीसरा हो गया सहमति सुरक्षित रख ले, और चौथा जो विकल्प है कि विधेयक को राष्ट्रपति के विचाराधीन सुरक्षित कर ले, राष्ट्रपति के विचाराधीन सुरक्षित रख ले। ऐसी स्थिति में जब विधेयक राष्ट्रपति के विचाराधीन सुरक्षित हो तो आर्टिकल 201 के तहत राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित विकल्प होते हैं। राष्ट्रपति चाहे तो सहमति दे दे, राष्ट्रपति के पास जो विकल्प होते हैं वो होते हैं चाहे तो सहमति दे दे या सहमति सुरक्षित रख ले या पुनर्विचार के लिए लौटा दे। पुनर्विचार, लेकिन यहाँ पुनर्विचार विशिष्ट है। संसद में जब पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति लौटाता है तो एक बार पुनः वैसा ही या संशोधन के उपरांत जब विधेयक आता है तो राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है। लेकिन इस मामले में जब राज्यपाल के माध्यम से विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधायिका को राष्ट्रपति वापस भेज देता है, ऐसी स्थिति में यदि विधायिका विधेयक को संशोधन या बिना संशोधन किए राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति को भेजती है तो राष्ट्रपति इस पर सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है, अर्थात राज्य विधायिका राष्ट्रपति के वीटो को निरस्त नहीं कर सकती है। पुनर्विचार वाला जो वीटो है, राज्य विधायिका राष्ट्रपति के वीटो को समाप्त नहीं कर सकती है। राष्ट्रपति की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है, यह जो प्रावधान है, यह प्रावधान लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 से यह प्रावधान लिया गया है। इसके तहत किसी अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 महीने तक हो सकती है एवं संसद की मंजूरी ना मिलने पर 6 हफ्तों की होती है। भारत के जो राष्ट्रपति हैं, अभी तक कौन कौन से राष्ट्रपति रहे हैं? भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, तीसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर
जाकिर हुसैन। चौथे राष्ट्रपति वी गिरी थे। पांचवें राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। छठवें राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। नीलम संजीव रेड्डी थे। सातवें राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे। ज्ञानी जैल सिंह थे। आठवें राष्ट्रपति आर वेंकट रमन थे। नौवें राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे। 10वें के आर नारायण थे। 11वें APJ अब्दुल कलाम थे, जिन्हें भारत का मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। 12वीं राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी, जो कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे। 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। आर्टिकल 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल। आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन तथा आर्टिकल 360 में है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद आर्टिकल 53 में है संघ की कार्यपालिका शक्ति। संघ की कार्यपालिका शक्ति। आर्टिकल 55 में है चुनाव का तरीका। राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। आर्टिकल 60 में है शपथ ग्रहण। राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण। आर्टिकल 61 द्वारा में है महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। आर्टिकल 72 में है क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति की। आर्टिकल 72 क्षमादान की शक्ति। आर्टिकल 74 मंत्री परिषद का राष्ट्रपति को सलाह व सहयोग प्रदान करना। आर्टिकल 111 में है विधेयक पर सहमति। आर्टिकल 112 में है संघीय बजट या वार्षिक वित्तीय विवरण। आर्टिकल 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति। आर्टिकल 143 में है राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति। राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।